वीडियो ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। आज है हमारी वीडियो नंबर 11 और वीडियो नंबर 11 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमने अपनी प्लानिंग पढ़ लिया। सबसे पहला काम था एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करना कि क्या करना है और कैसे करना है। अब जब ये डिसाइड हो चुका कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, और नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज। जो हमने सोचा है उसके लिए सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करो। सो व्हाट डज ऑर्गेनाइजिंग मीन्स? इट मीन्स टू ऑर्गेनाइज। इट मीन्स टू ऑर्गेनाइज। इसका मतलब इट रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। It refers to arranging everything in orderly form and making most efficient use of resources. इसका मतलब क्या होता है कि सब चीजों को प्रॉपर वे में हम अरेंज करें ताकि उससे हम अपना काम कर सकें। इसका मतलब जैसे बहुत सारा काम है, एक मान लो बिल्डिंग बनानी है, ये हमारा काम है, ये हमने प्लानिंग करी कि इस टाइप की बिल्डिंग बनेगी। अब हर काम को बांट देना, उसको प्रॉपर वे में करना कि सबसे पहले ये करना है, इसके लिए इतना सामान चाहिए, उसके बाद ये करना है, उसके लिए इतना सामान चाहिए। तो अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि सब चीजों को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना ताकि उनका नुकसान नहीं हो और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, उनका प्रॉपर यूज होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ गए। नेक्स्ट आता है अपना ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अभी करते कैसे, हम कैसे किसी काम को एक सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे वो देखो। सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम देखो क्या काम है और फिर उस काम को तोड़ो। काम को तोड़ने का मतलब ब्रेकिंग द होल वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स। ब्रेकिंग द होल वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स, यानी पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और हर बंदे को एक छोटा टुकड़ा दे दो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बिल्डिंग बनानी है, ये हमारा काम। हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहला काम क्या है, रॉ मटेरियल लेके आना है। उसके बाद क्या करना है, गड्ढा खोदना है या नींव बनानी है या बहुत सीमेंट लेके आना है, बहुत सारे काम। तो हमने क्या करा, उन सारे कामों की लिस्ट बनाई और उन सब कामों को अलग अलग लोगों को बांट दिया। अब अगर एक ही बंदा सारे काम करता तो सब बिच बिच हो जाता। तो हमने क्या करा, उस पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उसके बाद हर बंदे को एक छोटा टुकड़ा यानी एक जॉब प्रोवाइड करा दी। सबसे पहला काम हो गया, काम देख लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब नेक्स्ट वर्क, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब जो सेम काम था, जैसे रॉ मटेरियल लेके आना है तो एक है सीमेंट लेके आएगा, दूसरा कुछ और लेके आएगा, तो उन सेम वर्क को एक ही डिपार्टमेंट में छोड़ दिया। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम है उन सबको एक डिपार्टमेंट में टिका दिया। सेल्स से रिलेटेड जितने भी काम है उन सबको एक डिपार्टमेंट में टिका दिया। फाइनेंस, मनी से रिलेटेड जितने भी काम है उन सबको एक डिपार्टमेंट में टिका दिया। ये क्या करा हमने, उन जॉब को ग्रुप बना दिए अलग अलग और हर ग्रुप को क्या करा, एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। तो अब डिपार्टमेंट क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं पर जो तो हमें यहां पढ़ने हैं वो देखो। फर्स्ट इज फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड द सेकंड वन इज डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसको हम भी पढ़ेंगे डीप में, पर इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब जो ग्रुप बनाने हैं वो काम को ध्यान में रख के बनाने हैं। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम एक ही ग्रुप में आ जाएंगे और उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला। सेल्स से रिलेटेड सारे काम एक ही डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, वो सेल्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम एक ही डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, दैट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, जहां पे फंक्शन को देखते हुए हमने डिपार्टमेंट को डिवाइड किया है। इसके बाद डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, अगर ये नहीं करते तो ऐसे कर सकते हो। डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है और 3-4 तरीके के प्रोडक्ट बनाने लग जाती है तो वो क्या करती है, हर प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट बनाती है।
जैसे सोप का एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसके अंदर प्रोडक्शन भी है, सेल्स भी है, फाइनेंस भी है। कॉस्मेटिक्स का एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें प्रोडक्शन भी है, सेल्स भी है, फाइनेंस भी है। तो ये दोनों मेथड है। फंक्शनल का मतलब काम को देखते हुए डिपार्टमेंट बना दो, और डिविजनल का मतलब प्रोडक्ट को देखते हुए डिपार्टमेंट बनाओ। जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो वो क्या करती है, प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बना देती है। सोप का प्रोडक्ट जो सोप बना रहे हैं उसके रिलेटेड सारे काम सोप के डिपार्टमेंट में, अब वो अंदर प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस सब चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। क्या आता है इन दो के बाद थर्ड का इंपॉर्टेंट है। हमने अभी ये पढ़ लिया कि सबसे पहले पूरे काम को टुकड़ों में बांटो। सेकंड, सारे कामों में जो टुकड़े बांटे हैं हमने उनमें जो सेम है उन सबको एक डिपार्टमेंट में पटक दो। अब डिपार्टमेंट बनाने के बाद थर्ड काम क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हर डिपार्टमेंट में किसको क्या काम करना है वो डिसाइड करना। कि इस डिपार्टमेंट में 10 लोग होंगे, एक हेड होगा, उसके बाद एक उसका सेकंड लेवल का, फिर थर्ड लेवल का, फिर इतने वर्कर्स होंगे, वो सब डिसाइड करना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड क्वालिफिकेशन। कि जो सबसे ऊपर हेड होगा वो एक एमबीए होना चाहिए, उसके वाला एक बैचलर डिग्री होल्डर होना चाहिए, उसके बाद जो वर्कर्स आएंगे वो 12th वाले तक हो सकते हैं। तो थर्ड काम क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी टू द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन, और हर बंदे को एक एक ही ड्यूटी देना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट। फोर्थ क्या है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सबको काम मिल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान रखने वाली, कि जो काम मिला है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। यानी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है या मुझे कोई सजेशन लेना है या देना है तो मैं किसको अप्रोच करूं। तो द फोर्थ वर्क इज हु विल रिपोर्ट टू whom, कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबसे पहले पूरे काम को टुकड़ों में बांटो, सेकंड हर टुकड़े को एक जॉब बोलो, और जो सेम है उन सबको एक डिपार्टमेंट में रखो। थर्ड काम, डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग होंगे, किसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग उसको ड्यूटी प्रोवाइड करो। और फोर्थ काम लास्ट, कि कौन किसका बॉस होगा और कौन किसको जाके रिपोर्ट कर सकता है। ये हुआ हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। करने के बाद कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि काफी सिंपल सा है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब गाइस देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। बिजनेस स्टडीज में हर चीज के मेरिट्स, हर चीज के डिमेरिट्स, हर चीज की इंपॉर्टेंस सबकी आती है। अब इन सबको याद रखना पॉसिबल नहीं होता। कोई बहुत रेयर बंदे होते हैं जिनको याद होता है यार, बाकियों को नहीं होता, हमको भी नहीं होता। तो याद करने से बेटर है कि हम इस चीज को समझें। हमने अभी ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, पूरे काम को लेना, कैसे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है। पूरे काम को लो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, फिर सेम वर्क को एक तरफ रख दो, फिर उस एक डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे उन सबको प्रॉपर डिफाइन करो, और फिर कौन किसका हेड है ये सब बता दो। हर चीज को ऑर्डरली फॉर्म में करना। अब खुद सोचो, अगर ये चीजें नहीं कर पाते, हम सबको ऑर्डरली फॉर्म में नहीं रखते या फिर ऑर्गेनाइजिंग करें तो क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो क्या है पहला, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। अब हम सबको पता है कि अगर मैं रोज एक ही काम करूं, तो मैं उस काम में बहुत अच्छा हो जाऊंगा, मैं उस काम में बहुत अच्छा हो जाऊंगा। तो इन ऑर्गेनाइजिंग हमने सब कुछ एक प्रॉपर वे में कर दिया, हर बंदे को एक जॉब प्रोवाइड करा दी, तो वो बंदा वही जॉब करेगा और वो धीरे धीरे उस काम में कैसा होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रोल क्लैरिटी। हमने थर्ड फंक्शन में ये पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फोर्थ फंक्शन कि कौन किसका हेड होगा या किसको क्या काम करना है ये सबको पता होगा। तो रोल क्लैरिटी का मतलब उस बंदे को ये पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आया है या क्या काम करने आया है।
असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट में कौन हेड है, उसके नीचे कितने वर्कर होंगे, उनका क्या काम होगा, ये सब डिसाइड कर दिया। तो इससे हुआ क्या, उस बंदा जो आने वाला है उसके माइंड में अपने काम को लेकर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। उसको पता है कि वो क्यों आया है और क्या काम करने आया है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इसका मतलब कि काम करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आई तो वो किसके पास जाएगा, ये उसको पता है। उसको पता है कि उसका हेड कौन है और उसके नीचे काम करने वाले लोग कौन है। समझ में आया। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सा है, अगर मैंने सारा काम प्रॉपर वे में किया तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सिंपल सी बात, अगर सारा काम प्रॉपर वे में चल रहा है, सबको पता है क्या काम करना है, कितना करना है और कौन कौन से रिसोर्सेज देने हैं, तो सारे रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज होंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसका मतलब अगर प्रॉपर काम हो रहा है तो ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या फायदा होगा कि मैं चाहूं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ा सकता हूं। अगर काम ऑर्गेनाइजिंग हुआ नहीं, ये मान के चलो ऑर्गेनाइजिंग नहीं की हमने, सब ऐसे ही कर रहे हैं काम, कोई काम को तोड़ा नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाए, कोई किसी को बताया नहीं कि कौन किसका हेड है, बस आओ काम करो चले जाओ, किसी से कोई लेना नहीं। तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई चीज डालने वाले हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं, तो किसको बताऊं, कितने लोगों को बताऊं, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, मुझे पता ही नहीं। तो अगर ऑर्गेनाइजिंग हो रखी है, सब प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर सकता हूं या उसके ग्रोथ के बारे में सोच सकता हूं। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब जो बंदा काम कर रहा है वो अपने काम को बहुत अच्छे से करेगा। क्यों? हमने ऑर्गेनाइजिंग में एक फंक्शन में पढ़ा था कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। उस बंदे को उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल के बेसिस पे ही हमने काम दिया है, तो वो बंदा अपनी स्किल को और सुधार पाएगा, तो उसका डेवलपमेंट भी होना पक्का है। ये कोई रटे पॉइंट नहीं, इसमें बहुत सारे पॉइंट तुम अपनी इच्छा से जोड़ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करेगी। ठीक है, ये जोड़ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है तो इजी रहेगा, अगर प्रॉपर वे से काम हो रहा है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंस अपने आप बनाने के होते हैं, ये कोई बुक में से रटने वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है जिनके इंपॉर्टेंस थे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर द वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग देखा, उसका प्रोसेस पढ़ा और उसकी इंपॉर्टेंस देखी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और एक और चैनल है मेरा विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स, उस पर चले जाना, वहां पे भी हम इकोनॉमिक्स अपनी तरीके से पढ़ते हैं। सो गाइस, कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो ऑन बिजनेस, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।